गुड मॉर्निंग। आज का जो वक्तव्य रहेगा, जो आज का हमारा इंटरेक्शन है, वो मैक्स वेबर का जो कंसेप्ट है पावर एंड अथॉरिटी, उसका जो सेकंड पार्ट है अथॉरिटी, उस पे हम चर्चा कर रहे थे कल। तो उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जहाँ कल हमने छोड़ा था, उससे आगे बढ़ते हुए आज हम टाइप्स ऑफ अथॉरिटी में हम आएंगे। और टाइप्स ऑफ अथॉरिटी में जैसे कल मैंने आपको दो पिक्स जो थी वो शेयर की थी आपके साथ। उसमें ये लिखा हुआ था कि 3 प्रकार की जो अथॉरिटीज होती हैं, उसका सोर्स ऑफ पावर क्या है, लीडरशिप स्टाइल क्या है, और फिर साथ में एग्जाम्पल भी थे। ये हमारी जो किताब है उसके पेज नंबर 96 पर ये लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम में। और साथ में एक और चीज हमने आपको बताने की कोशिश की थी कि रैशनल लीगल अथॉरिटी जो पहला इसका प्रकार है, उसमें किस तरह से एक जो सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है और अथॉरिटी किस तरह से वहां एक्सरसाइज होती है, वो एक फोटोग्राफ के थ्रू हमने आपको दिखाने की कोशिश की थी। पर मुख्य ध्यान हमारा जो पहली वाली इमेज थी उस पर रहेगा और उसको सबसे पहले डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे इसके जो प्रकार हैं उस पर। अगर टाइप ऑफ अथॉरिटी की बात की जाए, कितने प्रकार की ये सत्ता होती है, तो उसमें 3 प्रकार के मुख्य रूप से सत्ताएं जो हैं वो मैक्स वेबर के मुताबिक पाई जाती हैं। नंबर 1 मैक्स वेबर ने कहा है ट्रेडिशनल अथॉरिटी होती है। नंबर 2 कस्मेटिक है और नंबर 3 लीगल रैशनल है। इसको थोड़ा सा जब हम डिस्क्राइब करेंगे तो लीगल रैशनल जो है उसे पहले हम लेंगे, रैशनल लीगल अथॉरिटी को पहले लेंगे, कस्मेटिक अथॉरिटी को नंबर 2 पे लेंगे और ट्रेडिशनल को सबसे अंत में लेंगे। परंतु डायग्राम में ये जानबूझकर इस जो पिक आपके साथ शेयर की थी, जानबूझकर उसमें उसे पहले डाला गया है। तो जैसे पहला इसमें डालने की कोशिश की गई है कि जो ट्रेडिशनल में सोर्स ऑफ पावर क्या होता है। ये सोर्स ऑफ पावर में कल भी हमने देखा था, 9 उसके जो सब टाइप्स थे वो हमने देखने की कोशिश की थी, 9 बिंदु थे जिसके ऊपर हमने डिटेल से बात की थी। तो आज यहाँ ट्रेडिशनल जो अथॉरिटी होती है उसका सोर्स ऑफ पावर होता है लेजिटिमाइज्ड बाय लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टम्स। लेजिटिमाइज्ड बाय लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टम यानी कि जो रीति रिवाजों के थ्रू, जो हमारी परंपराएं हैं उसके थ्रू जो सदियों से हमारे साथ हैं, उसको जो लेजिटिमाइज किया जाता है, उसको वैधानिक स्वरूप दिया जाता है, तो वो ट्रेडिशनल अथॉरिटी होती है। और इसमें लीडरशिप स्टाइल क्या होगा, इसमें इसकी हिस्टोरिक पर्सनैलिटी होती है। और इसका एग्जाम्पल जो है, जो पेट्रियार्कल सिस्टम में अगर हम देखें तो ट्रेडिशनल पोजीशन ऑफ अथॉरिटी जो हमें देखने को मिलती है, पापा के पास तो पूरी अथॉरिटी है। छोटा सा एग्जाम्पल अगर और देखने की कोशिश करें तो ट्रेडिशनल रीति रिवाजों पर आधारित हमारी सारे जो भी मेले हैं, त्योहार हैं, वो इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। जैसे चंबा का मिंजर मेला, चंबा के मिंजर मेला में जो भी अथॉरिटी एक्सरसाइज की जाती है वो ट्रेडिशनल अथॉरिटी है। राजा के महल से वहां से मिंजर चलेगी, रघुनाथ जी को नमन करते हुए फिर वो सारा प्रोसेशन होगा, वो सारा। और उसमें आपने देखा होगा कि ट्रेडिशनल अटायर में जो लोग होते हैं वो अपना पूरा परफॉर्मेंसेस भी देते हैं और प्रोसेशन में शामिल होते हैं। साथ में सुई माता का जो मंदिर ऊपर है, वहां जो मेला लगता है हर साल, उसमें एक्सरसाइज की जाने वाली अथॉरिटी भी ट्रेडिशनल अथॉरिटी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। डिटेल में इसको बाद में देखेंगे। नंबर 2 इसमें बताने की कोशिश की है कि दैट इज कस्मेटिक अथॉरिटी। कस्मेटिक अथॉरिटी का मतलब होता है कि चमत्कारिक सत्ता। पहले का मतलब था परंपरागत सत्ता, दूसरा है चमत्कारिक। और इसमें चमत्कार जो बी होल्डर होता है, बी होल्डर माने जिसके पास ये चमत्कारिक शक्ति होती है, इट इज बेस्ड ऑन लीडर्स पर्सनल क्वालिटी। लीडर की पर्सनल क्वालिटी पर आधारित रहता है ये। लीडर की पर्सनल क्वालिटी कैसी हो सकती है, कोई भी व्यक्ति विशेष जिसकी एक बात बोलने पर सारे के सारे उसको फॉलो करें, उसके पीछे आ जाएं, तो उसे हम कस्मेटिक अथॉरिटी कहते हैं। लीडरशिप स्टाइल इसका डायनेमिक पर्सनैलिटी होता है। डायनेमिक पर्सनैलिटी माने व्यक्ति अपने गुणों की वजह से लोगों को
लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और फिर वो सब के सब लोग उसे फॉलो करते हैं। देन इसका जो एग्जाम्पल है वो नेपोलियन हो सकता है, जीसस क्राइस्ट बहुत बड़ा एग्जाम्पल था, मदर टेरेसा बहुत बड़ा एग्जाम्पल थी, मार्टिन लूथर बहुत बड़ा एग्जाम्पल, और हिंदुस्तान में देखें सारी दुनिया में जिसका नाम है महात्मा गांधी जी, एक बहुत बड़े इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जिनके पास कस्मेटिक लीडरशिप क्वालिटी थी। द लास्ट वन, और वैसे ये फर्स्ट में आएगा, दैट इज रैशनल लीगल अथॉरिटी। ये अथॉरिटी जो होती है, दिस अथॉरिटी रिजाइड इन ऑफिस नॉट इन पर्सन। ये ऑफिस में होती है, पर्सन में नहीं होती है। ऑफिस बाय मीन कि वो संस्था जिसके लिए हम काम करते हैं वो व्यक्ति में नहीं है, व्यक्ति उसको बी होल्ड करता है, परंतु ऑफिस उसको देता है, रादर सिस्टम उसे अपॉइंट करता है। क्वालिफिकेशन के बेस पर हाईली कॉम्पिटिटिव होती है ये, हाईली कॉम्पिटिटिव, और उसकी जो पर्सनल क्वालिटी जो उसकी है, जो उसकी उसके अंदर जो भी गुण है, उसके आधार पर वो प्रतियोगिता जीतकर हाईली कॉम्पिटिटिव होकर इस अथॉरिटी को प्राप्त करता है। जैसे इसका जो स्टाइल है, दैट इज ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर्स। ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर्स मैंने anyone whosoever is working for the government, working for the government by mean in bureaucratic setup, in democratic system, rather in any system, anyone whosoever is there is working for the government for some position, for some position, on some position, it's a person which doesn't matter, it's the only position that matter. जैसे डीसी चंबा कोई भी हो सकता है, परंतु डीसी चंबा एक पोजीशन है। सोशियोलॉजी का प्रोफेसर जो है, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेजेस में कोई भी हो सकता है। उसमें नाम सैलरी का नाम जो है वो एक वक्त तक है, जब तक सरकार चाहे। जैसे सरकार नहीं चाहेगी हम यहाँ नहीं रहेंगे, परंतु जो समाज शास्त्र का जो प्राध्यापक है, ये का जो यहाँ पद है वो हमेशा रहेगा। और जब ये पद रहेगा तो इसका मतलब सिंपल शब्दों में क्या हो जाता है कि हम रैशनल लीगल अथॉरिटी की हम बात कर रहे हैं। आई हैव बीन गिवन अथॉरिटी टू टीच यू ऑल। मुझे आपको ये कोर्सेज हैं उन्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है, और उन कोर्सेज को मैं पढ़ाऊंगा आपको, और अदर वो मेरी जगह कोई और होगा तब भी पढ़ाएगा। यहाँ पर्सनल जो अस्तित्व है व्यक्ति का, जो पर्सन है रादर, वो मैटर नहीं करता। यहाँ क्या मैटर करता है, ऑफिस मैटर करता है कि किस ऑफिस को वो बिलोंग करता है। जैसे इसमें कोई भी चीज हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए इसमें आईएएस हो सकता है, हम लोग हो सकते हैं, एचएस हो सकता है, एनीवन। जैसे प्रिंसिपल का जो एक चेयर है कॉलेज में, वो एक प्रिंसिपल की कुर्सी है, और वो चेयर है, चेयर पे आज कोई बैठा है, कल कोई बैठा था, परसों कोई और बैठा होगा। इट इज जस्ट ए रूटीन, और रादर इट इज जस्ट एन ऑफिस विच मीन्स हियर अलॉट, और जिसके ऊपर सारी की सारी चीजें रहती है। आई होप आई मेड यू ऑल क्लियर सोर्स ऑफ पावर कहाँ से होती है, लीडरशिप स्टाइल क्या होता है, और उसके एग्जांपल्स के मैंने इसको क्लियर करने की थोड़ी सी कोशिश की है। नाउ वी विल प्रोसीड इन डिटेल। अब इसको एक एक करके हम डिटेल में लेने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो रहेगा हमारा इसमें, रैशनल लीगल अथॉरिटी की हम बात करेंगे। रैशनल लीगल अथॉरिटी, जैसे ही हमने आपसे पहले कहा कि दिस अथॉरिटी रिजाइड इन ऑफिस नॉट इन पर्सन। ऑफिस में रिजाइड करती है, ये पर्सन में रिजाइड नहीं करती है। जो पर्सन में रिजाइड नहीं करेगी तो इट इज लेजिटिमेट बाय लॉ। इट इज बीइंग, इट इज मेड रादर, नॉट बीइंग, इट इज मेड लेजिटिमेट बाय लॉ, रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन। इंस्टीट्यूशनल ढांचा है पूरा ये। रिटन रिटन ऑर्डर होते हैं, रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस इज टर्म्स रैशनल लीगल अथॉरिटी, जिसमें रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, और साथ में एक और चीज क्या होगी कि पावर मेड लेजिटिमेट। पावर, जो मेरी पावर है, माय पावर टू राइट, माय पावर टू स्पीच, my power to think, my power to memorize anything, if I do have that power to have a very good knowledge of sociology, but if that was not recognized, that was not legitimate by the system by, I mean by the government of Himachal, or by the university, or by any institution, my power will be totally useless. As and when, any institution, any authority is just legitimizing it, it means simply I'm talking about
a rational legal authority, because I have been authorized up by just giving one appointment letter to me. अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा जिसके ऊपर लिखा होगा कि वही महेंद्र कुमार सलारिया को ऐसे ये इस महाशास्त्र पढ़ाने के लिए आज इस तिथि से, आज इस डेट से ऑथराइज करता है। ऑथराइज कौन करता है? क्लास 1 पोस्ट है तो गवर्नर हिमाचल प्रदेश। गवर्नर हिमाचल प्रदेश इज प्लीज टू ऑर्डर टू महेंद्र सलारिया टू टीच सोशियोलॉजी इन कॉलेज कार्डर इन हिमाचल प्रदेश। It simply means I can be appointed anywhere in the state of Himachal Pradesh to teach sociology. Same is the case with other departments. Same is the case with other institutions. Other institutions by I mean कि कोई भी ऐसी संस्था जिसके कि constitutionally जो मान्यता प्राप्त है, और कोई भी ऐसी संस्था जो कि चाहे गवर्नमेंट सिस्टम में है, चाहे कोई बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर हैं, चाहे कोई एनजीओ, चाहे कुछ भी है, उसमें सिंपल शब्दों में एक स्टैंडर्ड जो भी बनाया होता है, उस स्टैंडर्ड के मुताबिक एम्प्लॉय की हैंडबुक रहती है, अटेंडेंस उसकी लगती है, उसको तनख्वाह कहाँ से मिली, पैसा कहाँ से मिला, वो सारी की सारी चीजें जो भी हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ अथॉरिटी दैट पर्सन इज हैविंग एंड दैट पर्सन इज यूजिंग जस्ट टू एग्जीक्यूट ईच एंड एवरीथिंग। सो इसको थोड़ा सा अगर हम देखने की कोशिश करें तो इसमें मुख्य गोल जो होता है व्यक्ति विशेष का, वो सरकारी व्यवस्था को चलाना होता है, और वो व्यवस्था को चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन का जो भी ऑर्डर उसे मिलते हैं सरकार द्वारा या उसके सुपीरियर द्वारा, उन सभी का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसको थोड़ा सा अगर मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूं तो अगर उसको मैं एक प्राइवेट जो फर्म होती है उसको जो पिक भी आपके साथ शेयर की थी, ये प्राइवेट फर्म की है, रादर कि प्राइवेट किसी इंस्टीट्यूट जैसे अंबानी की है या अडानी की है या टाटा की है या रिलायंस की है या किसी की भी है, किसी की भी एक इस तरह से पूरा का पूरा वो सिस्टम रहता है, वो आपके सामने रखने की कोशिश की थी, वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जो सबसे ज्यादा जो पावर है वहां, वो पावर किसके पास है? वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें एक से अधिक डायरेक्टर्स होते हैं, उनका बोर्ड बनता है, वो डिसाइड करता है कि हमने सिस्टम को कैसे चलाना है। देन उसके बाद प्रेसिडेंट आता है, और प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बिहाफ पे सारे जो फैसले लेते हैं उनको वो एग्जीक्यूट करवाता है। देन उसकी हेल्प करने के लिए और आएगा, वाइस प्रेसिडेंट आएगा, और वाइस प्रेसिडेंट के बाद जो है उसके बाद जो उसके मल्टीपल या मिडल मैनेजर जो होते हैं वो सब के सब आएंगे। मैनेजर बाय मीन कि अगर संस्था बड़ी है तो उसमें एचआर का मैनेजर अलग होगा, रिक्रूटमेंट का अलग होगा, प्रोक्योरमेंट का अलग होगा, सेल मैनेजर अलग होगा, और पीआर मैनेजर अलग होगा, पब्लिक रिलेशन मैनेजर अलग होगा। देयर आर सो मेनी ब्रांचेस इन बिग इंस्टीट्यूशन। अगर हम एनएचपीसी की बात कर लें, जो चंबा में आपने देखा होगा हर जगह, तो उसमें भी इसी तरह का सिस्टम, क्योंकि वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। फिर एज इन गवर्नमेंट सिस्टम में अलग तरह से सिस्टम चलता है। मैनेजर होगा, उसके बाद सुपरवाइजर है, और फिर वर्कर्स हैं। वर्कर लाइक अस, वर्कर एनीवन whosoever is working for the government, for that institution, they are worker। तो ये इस तरह से जो प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट है, इनके पास कोरेजिव पावर होती है, मैनेजर के पास भी। इनके पास दबाव मूलक शक्ति होती है, कोरेजिव पावर होती है, और ये वाइस प्रेसिडेंट और जो मैनेजर है वो रेफरेंसेस भी होते हैं, उनसे आप मिल सकते हैं और मिलके वो सारी चीजों को करते हैं। और सुपरवाइजर और वर्कर जो हैं और मैनेजर भी इसमें आएगा, उन्हें रिवार्ड्स मिलता है, रिवार्ड मिलेगा, अच्छे काम करेंगे तो अच्छा उन्हें इज्जत मिलेगी और रिवार्ड मिलेगा। तो कहने का अर्थ जो है मेरा सिंपल शब्दों में कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब डिसाइड करता है और बाकी सारे उसको एग्जीक्यूट करते हैं, और एग्जीक्यूट करने के बाद इस तरह की जो अथॉरिटी का प्रयोग किया जाता है उसे हम रैशनल लीगल अथॉरिटी कहते हैं। नंबर सेकंड कस्मेटिक अथॉरिटी है। जैसे पहले हमने आपसे बात की, इसमें चमत्कार जो है वो शामिल होता है, और कोई भी व्यक्ति विशेष, कोई भी लीडर जिसमें कि चमत्कारिक भाषण देने की शक्ति होती है, और सारे के सारे लोग उसको फॉलो करते हैं। जैसे ही एक बार वो बोलेगा उसके बाद लोग उसको फॉलो करने शुरू हो जाते हैं, और जब लोग फॉलो करेंगे तो अनडाउटली वो व्यक्ति वो चीजें करा लेता है कि जो फॉलोअर है उसके नहीं करना चाहते। तो इसलिए ये एक किस तरह की एक अथॉरिटी होती है कि अगर इसने एक बार बोल दिया तो सारा का सारी वो चीजें जो है 1 मिनट में एग्जीक्यूट हो जाती है। हिटलर का एग्जाम्पल है,
यहाँ नेपोलियन का एग्जाम्पल है, क्राइस्ट का एग्जाम्पल है, महात्मा गांधी का एग्जाम्पल है और चर्चिल का एग्जाम्पल है। और इस तरह से कई और लीडर जैसे मार्गरेट थेचर थी, जैसे मदर टेरेसा है, और कई और भी ऐसे लीडर्स होते हैं, चमत्कारिक टीचर्स होते हैं कई, जो एक बार बोलने की देर होती है, सारे के सारे बच्चे या सारे उनके फॉलोअर जो उनके साथ हो जाते हैं। देन अंतिम जो है दैट इज ट्रेडिशनल अथॉरिटी। जैसे पहले हमने बात की, इसकी जो सैंक्शन है दैट इज लेजिटिमाइज्ड बाय लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टम्स एंड एनीथिंग व्हिच इज देयर सिंस एजेस। कई सालों से, कई पीढ़ियों से, कई सदियों से जो हमारी रिच परंपराएं हैं, हमारे रीति रिवाज हैं, कस्टम्स हैं, वो इसको डिटरमाइन करते हैं। और एनीथिंग which is being accepted for the longer time by society and approved by society, and anyone whosoever is getting power power rather getting authority on the basis of that, उसे हम क्या कहेंगे? ट्रेडिशनल अथॉरिटी कहेंगे। जैसे क्वीन एलिजाबेथ, यूके की अगर बात करें तो क्वीन एलिजाबेथ को जो अथॉरिटी मिली हुई है, वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर वहाँ होता है, और उसके बाद प्रेसिडेंट जो होते हैं, प्रेसिडेंट वहाँ नहीं होता। तो प्रेसिडेंट जो है वो मोनार्किक सिस्टम है, और वो राजघराने से ही होगा। तो राजघराने से जो उसको सत्ता मिली हुई है, और उसके कॉन्स्टिट्यूशन की वैसा है, और वो सारा का सारा इस तरह से क्वीन एलिजाबेथ का एग्जाम्पल हमारे पास बहुत बड़ा है। और कोई भी और चीजें जो है, यूनाइटेड स्टेट में जो कैनेडी फैमिली है, कैनेडी फैमिली उसने बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर्स को पैदा किया, पॉलिटिशियंस को पैदा किया है, जो सबके लिए एग्जांपल है। सेम इज द केस विद इन आप छोटा सा एग्जांपल अगर देखने की कोशिश करें हिमाचल में, तो हमारे जो आदरणीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं राजा वीरभद्र सिंह जी, तो उनको अगर देखने की कोशिश करें तो उनको आज भी महासू जो तहसील थी, वहाँ के वो राजा थे, आज भी उनको बड़े आदर के साथ राजा जी कहा जाता है पूरे प्रदेश, पूरे देश में। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि आज भी उनकी जो अथॉरिटी थी, वो आज भी परसिस्ट करती है। चंबा के राजा श्रीमती आशा कुमारी जी आज भी राजघराने से संबंधित है। और उसके बाद अगर हम राजस्थान में देखने की कोशिश करें तो वसुंधरा राजे से लेकर अगर हम परे चले जाएं, हमारा उसमें मध्य प्रदेश में चले जाएं, तो राजघराने से जो लोग थे, पहले वो राज करते थे, आज वो पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में आज वो यहाँ एमएलए बन के, एमपी बन के, या चीफ मिनिस्टर बन के वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, अपनी जनता की देखभाल कर रहे हैं। तो वो जो अथॉरिटी उनके पास है दैट इज दिस ट्रेडिशनल अथॉरिटी। तो ये 3 प्रकार की अथॉरिटी थी। मैक्स वेबर का दावा है कि सारी दुनिया में ये 3 प्रकार की अथॉरिटीज पाई जाती हैं। इसको कंक्लूड करने की कोशिश करें तो ये कॉस्मेटिक जो सारी के सारा ये डिस्क्रिप्शन जो सारा रहा है, उसमें इन्होंने मैक्स वेबर ने जो हमारे सामने रखने की कोशिश की, कई चीजें इनसे छूटी हैं। रादर वो इन्होंने जो कॉस्मेटिक लीडर की जैसे बात की है, तो कॉस्मेटिक लीडर जो होता है, he may be instrument in the hand of many people. He can use his emotional power, rather that charismatic power may be something emotional power. जैसे अभी बाबाओं के चक्कर में हमें हिंदुस्तान में देखा, बाबा राम रहीम वाला केस आपने देख लिया। उसके बाद वो जो जितने भी हैं, वो एक और थे बाबा, वो राजस्थान वाले, वो बाबा, वो अभी भी तक वो सब के सब जेल में हैं। तो ट्रेडिशन में सॉरी कॉस्मेटिक में इस तरह की जब चीजें रहती हैं, तो वो कई बार उनका प्रयोग जो वो गलत तरीके से होता है। और एक और इन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि जो बेबर ने ट्रेडिशनल अथॉरिटी की जो बात की है, वो आज के समय में प्रभावी नहीं है। हालांकि कुछ एक जगह एक्सेप्शंस हैं, परंतु ये आज के समय में मॉरलिटी नहीं है किसी में भी, और मॉरलिटी ना होने की वजह से ये जो है ये ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। और बेवर ने जो नेशनल पावर की बात की है, ब्यूरोक्रेसी सिस्टम की बात की है, तो जब बोलता है उस पे रूल रेगुलेशंस को जो एक्सरसाइज करते हैं, तो पावर तो उसको उसके पास है, परंतु जो आज के टाइम में मीन टू एंड वाला जो एग्जांपल है कि हमारा साधन की हमारे साधक हैं, तो वो आज के टाइम में बहुत ज्यादा चीजों को जिसको बोलते हैं कि उस तरह से नहीं हो रहा है जैसे कि बेवर ने सोचा था, और ना ही बेवर ने जो सोचा था वो वैसा होना चाहिए था। उन्होंने एक एग्जांपल के द्वारा बताने की कोशिश की है कि प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में इन्होंने बताया है कि सब पीपल, ये लोग हैं जो कि जब उसको फॉलो करते हैं, लोग जब उसको मानते हैं, तब जाके किसी भी अथॉरिटी को सम्मान मिलता है। तो मतलब कहने का ये है कि जो लोगों
को जब तक छुएंगे नहीं चीजें, तब तक कोई भी चीज इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती है। लोग उसको फॉलो करते हैं पूरी तरह से, और इंडिविजुअल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जस्ट टू मेंटेन एवरीथिंग एंड परसू एवरीथिंग एज वेल। मेंटेन भी करना है और परसू भी करना है, ताकि डिजायर्ड गोल तक वो पहुंच सके। सो कहने का मतलब सिर्फ यही अर्थ यही है कि चाहे गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, चाहे वो किसी कस्मेटिक लीडर की सर्विसेज हैं, चाहे वो किसी ट्रेडिशनल लीडर की सर्विसेज हैं, वो that the real power is vested with people who are just following them. If people are relying on them, only then everything would happen, otherwise nothing would happen. So इसी के साथ ये जो हमारा अथॉरिटी वाला जो एस्पेक्ट था, इसको हम यहीं खत्म करते हैं, और इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 3 भी खत्म होता है। और कल से हम यूनिट नंबर 4 देखने की कोशिश करेंगे, जिसमें इमाम दुर्खीम, वन ऑफ द फाउंडिंग फादर, को डेडिकेटेड रही पूरा ये। उसमें थ्योरी ऑफ रिलीजन देखेंगे, और साथ में सोशल सॉलिडारिटी का कंसेप्ट रहेगा। हालांकि बहुत कम है रादर सिलेबस में, सिर्फ 2-3 पार्ट ही इसके हैं, तो 2-3 पार्ट्स को ही हम लेने की कोशिश करेंगे। कुल 2 चैप्टर इसके हैं, रादर 3 चैप्टर इसके हैं। बायोग्राफिकल स्केच एक है, और साथ में रिलीजन की थ्योरी है, और साथ में सोशल सॉलिडारिटी है। तो इसी के साथ आज का जो वक्तव्य है उसको यहीं विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं।